हाँ जी, तो आ गए हम अपना सोल्यूशन का अगला लेक्चर लेके। ये अलग से टॉपिक कंसिडर कर सकते हैं आप, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आ जाता है जेई में, ठीक है, मेंस में, एडवांस में, दोनों में। तो हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे कोलिगेट वर्ड से मिलकर बना है, कोलगेट नहीं, कोलिगेट मतलब लिंक्ड है। जितनी भी ये प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे आपस में लिंक्ड है, ठीक है जी। एक्चुअली होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर बेस्ड होती है, जिसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। नेचर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहली बात, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती। पहली बात, ठीक है, बात क्लियर होगी, नहीं करती, नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड। बट हाउ एवर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, सोल्यूट की अमाउंट के ऊपर और सॉल्वेंट की नेचर के ऊपर, ठीक है जी। जितनी भी हम पढ़ेंगे वो बेसिकली कौन कौन सी हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप पढ़ोगे आपने एक पढ़नी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड आपने पढ़नी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड आपने पढ़नी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ आपने पढ़नी है ऑस्मोटिक प्रेशर। बात क्लियर हो गई। ये चार प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़नी है, ये सारी आपस में लिंक्ड है। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज एप्लीकेशन इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू पता चल जाए तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो, किसका, सॉल्यूट का, ठीक है जी। सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है, बहुत हेल्पफुल है। ये इसकी एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। चार है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बिफोर वी स्टडी दीज प्रॉपर्टीज हमारे दिमाग में दो एजम्पशंस हमने बिठा लेनी है। क्या क्या एजम्पशंस बिठा लेनी है हमने? सबसे पहले एक तो हमारा सोल्यूट जो हम कंसिडर करेंगे वो नॉन वॉलेटाइल कंसिडर करेंगे। सोल्यूट क्या है जी, नॉन वॉलेटाइल है। इज इट ओके? थैंक, समझ लगी। इसका मतलब सोल्यूट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि वेपर बनेंगे ही नहीं, वेपर बनेंगे तो प्रेशर लगेगा। सोल्यूट का वेपर प्रेशर जीरो, कंट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट टुवर्ड्स टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जीरो, ठीक है जी। सोल्यूट डज नॉट डिसॉल्व इन सॉलिड सॉल्वेंट, मतलब सोल्यूट जो है, जब आपका मान लो आपने सोल्यूशन को फ्रीज किया तो उसमें क्या होगा, आपका जो सॉलिड निकलेगा उस सॉलिड के अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स नहीं होंगे। इसका मतलब ये है सोल्यूट डज नॉट डिसॉल्व इन सॉलिड सॉल्वेंट, क्योंकि सो दैट प्योर सॉल्वेंट सॉलिडिफाइज व्हेन सोल्यूशन इज कोल्ड। ये दो एजम्पशन आपने मान के चलना, ठीक है जी। कि आपका आप जब फ्रीज करोगे मिक्सचर सॉल्यूशन को तो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ प्योर सॉलिड सॉलिडिफाई करे तो उसके अंदर प्योर सॉल्वेंट ही आए, उसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स ना हो। देखो हमने दो एजम्पशन का मतलब क्या है, जब हमारे वेपर्स बनेंगे उसमें भी सॉल्यूट ना हो, और हमारा अगर सॉलिड बने उसमें भी सॉल्यूट ना हो, ठीक है। इसके बेसिस पे हम अब इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वन बाय वन। ब्लैक बोर्ड को हटाते हैं, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो बिफोर यू स्टडी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने बोला है
सॉल्यूशन बनाया है यूजिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन सॉल्वेंट। तो आपके पास सोल्यूट दो तरह के हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट। पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए बिफोर यू अप्लाई द रिलेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सोचना है आपने क्या होना है कि आपके पास सोल्यूशन सॉल्यूट ऐसा दिया है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो सॉल्वेंट के अंदर डालो तो वो टूटे फूटे कुछ ना हो, ना उसके अंदर कोई एसोसिएशन हो, ना उसके अंदर कोई क्या डिसोसिएशन हो। ठीक है, जैसे आपने शुगर को पानी में डिजोल्व किया, कोवलेंट कंपाउंड है, टूटेगी नहीं। ठीक है, ना कोई एसोसिएशन करेगी। ठीक, ऐसे ही आपने क्या किया, ग्लूकोज को डिजोल्व कर दिया, यूरिया को डिजोल्व कर दिया, ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, वहां पे आपके सीधे रिलेशन लग जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि जितने आपने, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट के ऊपर। अभी पढ़ा है डेफिनेशन, अगर वो टूटे फूटे का जितना आपने डाला वो उतना ही रहेगा, यानी कि जो भी आप फाइंड करोगे वैल्यू वो करेक्ट आने वाली है, सीधे रिलेशन लग जाएंगे। ठीक है, कौन बेसिकली आपने कौन कौन से रिलेशन करने हैं, रिलेटिव लोडिंग, वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चार पढ़नी है। इनके मैंने आपको छोटे से रिलेशन यहाँ पे लिख दिया, पी ए नॉट माइनस पी टी अपॉन पी नॉट इज एक्स बी। ठीक है, डेल्टा टी बी के बी एम, डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ के एफ एम, ये हम आगे करेंगे सारे रिलेशन ड्राइव अभी। ठीक है, ठीक, ओके भाई साहब। और ऑस्मोटिक एसिड पाई इज इक्वल टू सीआरटी। ठीक है, ये सब करेंगे हम। ठीक, आपने देखना है तो सारे रिलेशन यहां पे भी लग जाएंगे। ऐसे दूसरी चीजें के अंदर टूट जाएंगे, जैसे पानी में सॉल्ट बोल दो, NaCl, आपने 1 मोल NaCl डाला है तो उसके अंदर 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 पार्टिकल्स कितने, 1 मोल ही है? नहीं, 2 मोल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि NaCl टूट जाएगा, 1 मोल Na पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, 1 मोल Cl नेगेटिव आयन बन जाएंगे, एक्चुअली 2 मोल हो गए। तो आपकी जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही चेंज कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने बिफोर यू अप्लाई द रिलेशन, आप क्वेश्चन करने से पहले आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि भाई साहब मेरी जो चीज है वो पानी के अंदर वैसी की वैसी रहेगी, टूटे फूटे की, सॉल्वेंट के अंदर टूटे फूटे पानी बोल रहा हूँ, ज्यादातर पानी ही होता है ना, सॉल्वेंट के अंदर टूटे फूटे की तो नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो ध्यान रखना। जैसे आपका जो बेंजोइक एसिड है, वो एसिटिक एसिड है, जो बेंजीन में क्या कर जाता है, वो कर जाता है, क्या बोलते हैं, क्या करता है, एसोसिएट कर देता है, डायमर बन जाता है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। या एसोसिएशन या डिसोसिएशन तो नहीं हो रहा, अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है तो आप ये रिलेशन सारे इसके सारे सेम ही रहते हैं। ठीक है जी भाई साहब, बस इनके आगे आई लग जाता है। ठीक है जी, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई, जैसे ये रिलेशन हो गया हमारा, डेल्टा टीबी आई के बी एम हो जाता है, डेल्टा टी एफ ऐसे आई के एफ एम हो जाता है, पाई इक्वल टू आई सी आर टी, आई लग जाता है हर जगह। आई इज योर लेंथ ऑफ वेक्टर, ये निकालना है, ये हमने पढ़ना है। ठीक है, अब आई लगाओगे, इसके आगे भी आई लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पी ए नॉट माइनस पी टी नॉट, पी टी बाई पी नॉट आई एक्स बी हो जाएगा, ये आपने देखना है। ठीक है, ये लगाना है कि नहीं लगाना, ये आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो वो कब आई लगेगा कि नहीं लगेगा, आई लगेगा यहां से देखना है। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रही है तो वो क्या आएगा, आई लगाना पड़ेगा। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रही तो सिंपल रिलेशन लगाओ, काम करो, क्वेश्चन करो इजी से। ठीक है जी, थैंक यू, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अगर आप सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स करते हो तो क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, उसको डिस्कस करने लगे इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी कैसे चेंज होती है सॉल्यूशंस, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है आगे जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़नी है उनको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, देखो ये मैंने दिखाया, 2 बकेट्स आपके सामने दिखा दिए, समझ लो यार। ठीक है, 2 बकेट्स दिखा दिए, एक में प्योर सॉल्वेंट है, वेपोरेशन में वेपर्स बन गए, रेड कलर से वेपर्स दिखा दिए। ठीक है, वेपोरेशन हुई क्यों, आपको बता चुका हूं, एंट्रोपी इंक्रीज करती है जब आप लिक्विड फेस, वेपर फेस में चल जाओगे, आपको पता ही, वेपोरेशन में एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। एकदम से आपकी जस्ट एक स्पेस में जहां पे रेंडमनेस कम थी, दूसरी फेस में रेंडमनेस बहुत ज्यादा बढ़ती है, और आपको पता है स्पॉन्टेनियस हो जाएगा प्रोसेस, हो जाएगा बहुत जल्दी हो जाएगा प्रोसेस, वेपोरेशन हो रही बड़ी फास्ट प्योर सॉल्वेंट के अंदर। अगर आप देखो सोल्यूशन बनाते हो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मैंने ग्रीन से दिखा दिया, अब देखो, या इस प्योर सॉल्वेंट में, इस लिक्विड फेस में
इन दिस, ठीक, रैंडमनेस ज्यादा थी या कम थी? यहां पे देखो, इन लिक्विड फेस हेयर रैंडमनेस इंक्रीज, वाई? इसके मुकाबले यहां पे रैंडमनेस ज्यादा है लिक्विड फेस में। इन दोनों को लिक्विड फेस, मैं वेपर्स की बात नहीं कर रहा, मैं लिक्विड फेस की बात कर रहा हूं। देखो यहां पे प्योर सॉल्वेंट है, कोई भी मॉलिक्यूल उठाओगे आपके पास क्या होगा? सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ही होगा। यहां पे क्या होगा? चांसेस रहेंगे कि आपके हाथ में सोल्यूट का मॉलिक्यूल लग जाए और वो क्या होगा? नॉन वोलेटाइल। मतलब रैंडमनेस क्या हो गई है? बढ़ गई है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गई है, अलग अलग तरह की डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गई है, रैंडमनेस बढ़ गई है। अब देखो यहां पे रैंडमनेस कम थी, यहां पे रैंडमनेस ज्यादा थी, इसलिए वो ज्यादा रैंडमनेस को जल्दी से अटेन करने के लिए वेपराइज हो रहा था, एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था एंट्रोपी में, इसलिए बल्कि यहां पे क्या हो रहा था? बहुत जल्दी सॉल्वेंट क्या कन्वर्ट कर रहा था? वेपर में कन्वर्ट कर रहा था। यहां पे इसके मुकाबले अगर सोल्यूशन को कंपेयर करें, इस सोल्यूशन को और इस लिक्विड को कंपेयर करें, ठीक है, तो इस लिक्विड में रैंडमनेस कम है इसके मुकाबले। मैं वेपर्स की बात नहीं कर रहा, वेपर में तो है रैंडमनेस ज्यादा। इन दो लिक्विड्स को आपस में कंपेयर करें, इस प्योर सॉल्वेंट को और प्योर सोल्यूशन को, ये जो सोल्यूशन है इसमें रैंडमनेस प्योर लिक्विड के मुकाबले ज्यादा हो गई, क्योंकि आपके पास कुछ चांसेस ऐसे भी रहेंगे ना कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल रैंडमनेस, रैंडमली कुछ भी उठाओ तो क्या होगा? हाँ, सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी लग सकता है, वो वोलेटाइल होगा नहीं और वेपर प्रेशर उतना बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रैंडमनेस इसके मुकाबले बढ़ गई है, तो इसकी और ज्यादा रैंडमनेस अटेन करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है भाई, और रैंडमनेस नहीं लेनी, थोड़ी सी लूंगा, ठीक है, ओके, ली ली, नहीं ली नहीं ली, ठीक है जी। अब देखो, तो मतलब क्वेश्चन आ जाता है आपको बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि भाई साहब अगर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व करा हो तो रैंडमनेस क्या होती है? बढ़ती है सॉल्वेंट की कि कम होती है? रैंडमनेस इंक्रीज कर जाती है सोल्यूशन की एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। सोल्यूशन की रैंडमनेस इंक्रीज करती है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फेस मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की केस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं वो नहीं बात कर रहा इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग, लिक्विड लिक्विड की बात नहीं कर रहा, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है कम वीक है, वो नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सोल्यूट डाल दिया लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल, ठीक है, यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज करी होगी सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सॉल्वेंट का यहाँ पे रैंडमनेस इसके मुकाबले ज्यादा है प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर रैंडमनेस बढ़ गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मिक्सिंग, क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, वो अलग से लेक्चर डालूंगा यार, ठीक है। ये एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट, अलग से कवर कर दिया है। यहाँ पे रैंडमनेस बढ़ गई है, ठीक है, इन सॉल्यूशंस, ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी काम कंटिन्यू हुए लेक्चर्स में, अगले लेक्चर में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ोगे आप। अब देखो बिकॉज आपका यहाँ पे क्या हो गया? रैंडमनेस बढ़ गई है, वेपर फेस में क्या होगा? उसकी जाने की टेंडेंसी क्या होगी? लिक्विड कम हो गई है। अगर लिक्विड वेपर फेस में जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो यानी कि उसके वेपर कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट आप पढ़ोगे, और वेपर कम बनेंगे तो उसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो जाएगा, सारा कुछ आप पढ़ोगे, ठीक है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल बेसिकली फॉर दी all the qualitative properties which you will study ahead, because the randomness increases in the solution when you add non-volatile solute to a solvent. Thank you. हाँ जी, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इज इट ओके? तो देखो भाई साहब, एक्सप्लेन करते हैं। कहता सोल्यूशन बनाया गया है, N1 मोल्स N2 मोल्स किसके? सॉल्वेंट और सोल्यूट के। 1 जनरली सॉल्वेंट के लिए होता है, 2 सोल्यूट के लिए होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट 2 जनरली सोल्यूट के लिए होता है, ठीक है, X1 और X2, ठीक है, N1 मोल्स, ठीक है। ए सॉल्वेंट हो गया और बी तुम्हारा क्या हो गया? सोल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक्स ए कर देते हैं यार, नीचे एक्स ए कर, एक्स बी कर दो इसको, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो अब देखो टोटल प्रेशर क्या होता है?
सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, पार्शियल प्रेशर ए का कितना है, स्मॉल पी ए स्मॉल पी बी, दोनों का टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या मान लेके चला है, एजम्पशन क्या मानी थी कि सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। अगर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो पीबी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, तो पीटी इज इक्वल टू पीए, पीए की जगह हम राउल्ट्स लॉ कर देते हैं एक्स ए पी ए नॉट। ठीक है, वेयर पी ए नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है जी, अब देखो यहां से बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने आने वाला है। क्या आने वाला है देखो, अब इसको मॉडिफाई करेंगे क्वेश्चन को, पहले सिंपल सी बात करते हैं। अब देखो आपको पता है एक्स ए जो मोल फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा हो नहीं सकती, एक्स ए इज ऑलवेज लेस देन 1, सो पीटी विल ऑलवेज बी लेस देन पी ए नॉट। अगर एक्स पॉइंट्स में आएगा, एक्स ए पॉइंट्स में कुछ होगा डेसिमल में, तो पी ए नॉट से तो कम ही वैल्यू होगी ना, डिवाइड हो रहा होगा बिगन फ्रैक्शन, यानी कि पीटी इज ऑलवेज लेस देन पी ए नॉट। यानी यही बात है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ये वेपर प्रेशर किसका, पीटी का, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विद नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऑलवेज लेस देन प्योर सॉल्वेंट। ये प्रूव हो रहा है इस चीज से, क्योंकि एक्स से हमेशा 1 से कम आएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, पी ए नॉट से कम ही आएगा। ठीक है, जो डेसिमल्स में होगा ना ये। ठीक है, तो आपका पीटी जो होगा पी ए नॉट से कम आएगा। ठीक है, तो यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज विद नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना है, विद नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऑलवेज लेस देन प्योर सॉल्वेंट। देखो अगर मैं ग्राफ बना दूं, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, दो कर्व दी हो मेरे को। ठीक है, बोले कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के लिए सोल्यूशन कर्व कौन सा है, प्योर सॉल्वेंट कर्व कौन सा है। जो किसी भी टेम्परेचर पे जो नीचे कर्व होगा, जो नीचे वाला कर्व है वो क्या है जी, सोल्यूशन वाला ऊपर वाला कर्व क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है भाई साहब, तो एक बात एक पॉइंट प्रूव किया। ठीक है, ये एमसीक्यू क्लियर हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं। हाँ जी, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 से आगे चलेंगे। किससे चलेंगे, 1 से आगे चलेंगे। पुराना मिटा रहे हैं, इक्वेशन 1 देखो, अब वी नो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, यही होता है। इज इट ओके, क्लियर है भाई साहब। अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां भर दो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, see what happens, pt is equal to 1 minus xb pa नॉट। ओके, क्लियर हो गया। तो pa नॉट माइनस क्या आ जाएगा भाई साहब, pa नॉट xb इज इक्वल टू pt, ये हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, इसको इधर ले आओ, pa नॉट xb इज इक्वल टू व्हाट, pa नॉट माइनस pt। इज इट ओके, दिस एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब देखो, दिस इज कॉल्ड, दिस थिंग इज कॉल्ड lowering in vapor pressure। lowering, not relative lowering, relative with respect to होगा ना समथिंग। ठीक है, lowering in vapor pressure यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ, डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ solute xb and what is this, vapor pressure of pure solvent। ओके, बात क्लियर हो गई। लोअरिंग आपको एमसीक्यू आ जाएगा, आपको एमसीक्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, बोथ ए एंड बी। बच्चे अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं,
वो सोचते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी बताता हूँ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होती है, आने वाली इसको रीअरेंज करके बनेगी। अभी रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू हो ना समथिंग। अब देखो, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इन टर्न नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। इज इट ओके? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्योंकि वेपर प्रेशर कोई सॉल्वेंट कितना एक्सर्ट करेगा, यानी कि फोर्स ऑफ एक्शन कितनी स्ट्रांग है कितनी वीक है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी रिलेटिव लोअरिंग पे नहीं है। अब मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं, इक्वेशन 3 को, इस इक्वेशन 3 को रीअरेंज करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? सी एक्स बी इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PT अपॉन PA नॉट। इज इट ओके? क्लियर हो गया? नाउ दिस थिंग, दिस इज योर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस चीज को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब ये देखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। रिलेटिव लोअरिंग सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है, जबकि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एमसीक्यू लग गया पता? बात क्लियर होगी? बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, इनकी वैल्यू आपको दी होगी। आपने क्या बात याद ध्यान रखना है कि यूनिट्स प्रेशर के सारी जगह सेम हो। ये ना हो एक मिलीमीटर में यूज कर लो, एक दूसरा किसी मान लो बार में यूज कर लो, एटमोस्फेयर में यूज कर लो, ऐसा मत करियो भाई। ठीक है, बस यूनिट्स का ख्याल कर लियो। न्यूमेरिकल बहुत इजी है इस चीज के। XB निकालना दैट इज नॉट अ बिग डील हियर। XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या आ जाती है इसकी? ठीक है, इसी से हम चलाएंगे, इसी को चलाते हैं हम। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे इसको। इजी है, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होंगे, इसके चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, आगे बात करते हैं XB आगे। अब आपको पता है डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुलर वेट, यार molecular weight of solute from RLVP। RLVP relative lowering in vapor pressure। ठीक है जी। RSVP जैसे होता है, यहां पे RLVP हो गया। देखो XB की जगह क्या लिख देंगे हम? N2 अपॉन N1 प्लस N2। इज इट ओके? इफ अब देखो N2 क्या होता है भाई साहब? W2 by M2, where M2 is molecular mass of solute। यही निकालना है आपने, molecular mass of solute। Is it okay? Weight is given weight of solute। ठीक है, और ऐसे सिमिलर टर्म्स N1 W1 और M1 हो गया। सिमिलर 1 किसके लिए? सॉल्वेंट की जगह। ठीक है, सेम टर्म्स आप खुद लिखो इसको। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम इस इक्वेशन में। XB की वैल्यू फिल कर देते हैं। नाउ PA नॉट माइनस PT अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू व्हाट? W2 बाय M2 अपॉन W1 M1 प्लस W2 M2। ठीक है भाई साहब, ये तुम्हारी टर्म क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन RLVP। हो सकता है भाई साहब आपको RLVP सीधा ना बताया हो, आपको बताया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वो क्या होता है? PA नॉट माइनस PT, ये बताया हो। ठीक है, और आपको PA नॉट अलग से बताया हो, तो आपने बस इनको डिवाइड करना है। समझ लग गई? ये टर्म ये होती है और PA नॉट प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर।
ये नोट करना, एमसीक्यू क्या बोलते न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है यार, हद से ज्यादा इजी है। W2 M2 W1 M2 M1 प्लस W2 M2, सीधी सी बात है, क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अगर दिस इज इक्वेशन फोर्थ, जनरली हमारा सोल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट मान के चलते हैं, वेरी डाइल्यूट। ठीक है, मिटा दो जरा, देखो आगे assumption, if solution is dilute n1 very very greater than n2, so neglect n2 in denominator, इज इट ओके? बात क्लियर हो गई? अब देखो क्या बन जाएगा तुम्हारा, अब दोबारा इक्वेशन क्या बन जाएगी, PA नॉट माइनस PT अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू W2 बाय M2 ओवर W1, ऊपर चला जाएगा हम, ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, ठीक। अब आगे करते हैं, आगे के लेक्चर में करेंगे हम मेथड टू डिटरमिन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग पता लगी तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पता चल जाएगा, यही आपकी एप्लीकेशन थी इसकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो है ऑस्वाल्ड मेथड, वो अगले लेक्चर में करते हैं, देखते हैं अभी। थैंक यू। हाँ जी, तो अगली जो हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा टीबी के थ्रू बताया जाता है। ठीक है जी, अब एक चीज बताओ, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स एटमोस्फेरिक प्रेशर। जितना भी आपका एटमोस्फेयर का प्रेशर है उसके बराबर हो जाए वैल्यू किसकी? वेपर प्रेशर की। जिस टेम्परेचर पे ऐसा हो जाएगा वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहता है लिक्विड का? नहीं, क्योंकि अगर आउटर एटमोस्फेरिक प्रेशर चेंज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा लिक्विड का। क्योंकि देखो आप वही वाटर, आप कुकर वाला एग्जांपल, यहाँ पे पहाड़ी इलाके में चले जाओ तो वहां पे आपको कुकिंग जो है कुकर के अंदर करनी पड़ती, प्रेशर कुकर के अंदर। क्यों? क्योंकि बाहर प्रेशर कम है तो आपका वाटर जो जल्दी बॉयल करना शुरू, वाटर ही होता है जनरली आपका सॉल्वेंट सब्जी बनाने के लिए, वाटर जल्दी बॉयल करने लग जाता है। और वाटर जब बॉयल करता है लो टेम्परेचर पे तो कुकिंग प्रॉपर होती नहीं, इसलिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? प्रेशर कुकर, क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा होगा तो उससे कुकिंग क्या होगी? ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा वाटर का। ठीक, बात क्लियर हो गई। ऑटोक्लेव भी ऐसे एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए यूज होता है, वो भी प्रेशर कुकर की तरह ही होता है ऑटोक्लेव भी। उसमें प्रेशर मान लो भाई साहब 20 एटमोस्फेयर तक ले जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट तो काफी ऊपर तक चला जाता है, 120 130 इतना चला जाता है, इससे भी आगे। ठीक है, वहां पे स्पोर्ट्स तक किल हो जाते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ लिक्विड का, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। वो वेपर प्रेशर, अगर आउटर एटमोस्फेरिक पर ऐसी ऑप्शन हो जाए कि वहां पर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का फिक्स्ड है, प्योर लिक्विड का फिक्स्ड है, अगर ऐसी ऑप्शन ना, अभी तक तो ये ऑप्शन करेक्ट है, अगर वहां पे एक ऐसी ऑप्शन हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड चेंजेस विद एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो ये ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान देना, शब्दों पे ध्यान देना कि अगर ये ऑप्शन में नहीं है जो मैंने सेकंड वाली बात बोली कि बॉइलिंग पॉइंट अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, दिस इज करेक्ट, 110% करेक्ट। ठीक है जी, बात क्लियर होगी। अगर सिंपल लिखा बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी भी लिक्विड का फिक्स है, वो ये वाली जो मैंने सेकंड ऑप्शन बोली वो ऑप्शन नहीं है, तो आपका ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं। देखो अभी मैंने प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ बना दिए, दो कर्व्स बनाई हैं। अब आप मेरे को देख के बताओ पहली बात तो सॉल्वेंट कौन सी है, सोल्यूशन कौन सी है? सोल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है। जब सोल्यूशन में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट होता है तो जो जिसका प्रेशर नीचे होगा वो क्या होगा? सोल्यूशन, और ऊपर वाले का सॉल्वेंट। ठीक है, चलो जी हीट करना शुरू करते हैं। हीट करेंगे, लिक्विड्स वेपोरेट करेंगे, प्रेशर बढ़ेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पर ग्राफ, यहाँ पे क्या हो गया?
सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो ये वाला टेम्परेचर नोट किया, ये होगा टी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है जी। अभी भी इसका ये तो अभी तक यहाँ पे पहुंचा भाई साहब, इस टेम्परेचर यहाँ पे आगे 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 हीट के यहाँ तक पहुंचा, तब जाके इस बराबर हो गया। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। देखो ये आगे आ रहा है, हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। टी एस इज ग्रेटर देन टी नॉट, यस डेफिनेटली। ओके जी, क्लियर है, दिख रहा है ग्राफ से। अब अगली बात क्या आ जाएगी, टी एस में से टी नॉट माइनस करो, दिस इज एलिवेशन, इतना एलिवेट हो गया बॉइलिंग पॉइंट, इतने डिग्री से बढ़ गया। ठीक है, तो दिस इज टी एस माइनस टी नॉट विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इट इज अनदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये एक पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन विद नॉर्मल रेसिड्यू ऑलवेज हायर देन प्योर सॉल्वेंट, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम। एम हियर इज व्हाट, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। M here is molality of solution. K भी क्या है जी, बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अभी मैं इसको आपको इसका रिलेशन कराता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट, जहां से K भी निकलता है। ठीक है, डेल्टा टी भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सिमिलर रिलेशन अब किसके लिए लग जाएगा, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी। ठीक है, डेल्टा टी बी की जगह डेल्टा टी एफ लिख देंगे, के बी की जगह के एफ लिख देंगे, और एम मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन अगेन आ गया। ठीक है जी। अब एक बात कर रहे थे, के बी कब, के बी क्या आएगा, के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी व्हेन एम इज इक्वल टू व्हेन मोलैलिटी एम इज इक्वल टू 1, मोलैलिटी इज 1। सो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूनिट मोलैलिटी। बात खत्म हो गई। सिमिलरली इधर भी आ जाएगा, मोलर जो के एफ किसके बराबर है, के एफ इज इक्वल टू के एफ इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायो जनरली स्टोरेज के लिए वर्ड यूज किया था, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर नहीं है, लल है, मोलैलिटी है। ठीक है, के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ when m is 1, when m again is 1। ठीक है, मोलैलिटी। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूनिट मोलैलिटी। अब के एफ की आगे बात करेंगे, डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा। अब मैं डेल्टा टी एफ को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, ये तो एक्सप्लेन हो गया, क्लियर है भाई साहब। अब उसके लिए ग्राफ बनाते हैं, 2 मिनट जरा। हाँ जी, तो ये मैंने ग्राफ बना दिया फिर से, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट वाले के लिए। ठीक है, देखो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सोल्यूशन से क्या होगा, ज्यादा होगा। दिस स्टीप कर्व, ये सब्लिमेशन कर्व, मतलब सॉलिड से डायरेक्टली किसमें चेंज हो रहा है, गैसियस स्टेट। क्लियर हो गए, एकदम से वेपर प्रेशर बढ़ गया। ठीक, तो सब्लिमेशन कर्व, ये वाला पार्ट क्या है, सब्लिमेशन कर्व, लेबलिंग करनी आ सकती है, which the fall represents sublimation। ठीक है जी। अब देखो, अब क्या होगा, यहां पे ये पॉइंट बी देखो, यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्ट। कोई भी ऐसा टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है जी, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। क्योंकि देखो फ्रीजिंग जब करते हैं, 2 फेसेस इक्विलिब्रियम पे होते हैं, वन इज योर सॉलिड, अनदर इज योर लिक्विड। यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम आता है। बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आता है। बात क्लियर होगी। अब देखो किसी भी टाइम पे, अब ये वाला टेम्परेचर जो हो गया, दिस इज योर TF नॉट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसको देखो, किसी भी टाइम पे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन प्योर सॉल्वेंट। ये कम नीचे की तरफ सोल्यूशन के लिए। अब इसको अगर इसके यहाँ पे मीट कराएं, बढ़ाए, इसको और इंक्रीज करें, पीछे खींच दें, खींचे और कम करें, तो यहाँ पॉइंट E पे आके मिल गई। ठीक है, यहाँ पे आके तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड क्या होगा, बराबर हो गया।
तो दिस इज योर टीएफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट of pure solvent and TF freezing point of pure of solution। अब आप देख सकते हो इधर सीधा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो TF नॉट इज ग्रेटर देन TF, तो डेल्टा TF क्या आएगा भाई साहब? Not will be TF naught minus TF. This is your depression in freezing point. बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? Is it okay? बात क्लियर है? क्लियर होनी भी चाहिए, ठीक है। यही तो आप वो फायदा देखो ना, आप जब आइसक्रीम खाने जाते हो तो आइसक्रीम वाले ने क्या किया होता है, जो बर्फ है उसके अंदर नमक भी डाला होता है। क्यों? क्योंकि उससे जो बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, ज्यादा देर तक वो पिघलती नहीं है, ठीक है। यही होता है कि जो हिली एरियाज में, जब माउंटेन्स में जब वो स्नो पड़ जाती है, उसको पिघलाने के लिए क्या करते हैं, नमक फेंक देते हैं, क्योंकि वो जो है प्योर वाटर है, ठीक है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ और था, जैसे सोल्यूशन बनाया उसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ और हो जाएगा, वो उस टेम्परेचर फ्रीज नहीं करेगी तो वो लिक्विड बन जाएगी, तो निकल जाएगी, रोड्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये कुछ एप्लीकेशन आगे जाकर करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब हमने दो रिलेशन करे थे, उनके ऊपर जाएंगे हम। एक हमने पढ़ा था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम एंड डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ एम। ये कड़ा है, ये दो रिलेशंस कर रहे हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल करेंगे कि ये रिलेशन आया कहां से, ठीक है। के बी क्या होता है, के बी किसके बराबर होता है और के एफ किसके बराबर होता है, ये करेंगे, हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो डेरिवेशन बिल्कुल सिमिलर सी चलेगी, अभी चलते हैं इसको, ठीक। तो करते हैं उसको। हाँ जी, तो अभी हमने एक रिलेशन किया था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एफ एम, एम एस मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है जी, एम एस मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। के बी किसके बराबर होता है, आर टी नॉट स्क्वायर डेल्टा एच वेपराइजेशन 1000 m1, ये फॉर्मूला होता है। ये कैसे है अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। जिनको तो बोर्ड करना है, कुछ करना है, वैसे भी आपको अगर कॉम्पिटिशन भी करना है तो आपको ये फॉर्मूला सीधा ही आ जाना चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन करा देता हूँ, फिर भी इजी सी डेरिवेशन है, ठीक है। आर टी नॉट स्क्वायर, ये क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन से आई है, आर टी नॉट स्क्वायर बाय डेल्टा एच वेपराइजेशन 1000 m1। 1000 m1 की जगह n1 भी लिखा हो सकता है। n1 क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये केवी की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, क्योंकि हो सकता है केवी का रिलेशन आ जाए सीधा, क्या है n1 क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 हो तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करें, जैसे m1 इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये है इसका मतलब डेल्टा। अब क्या बात सर, टी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। बात आर इज गैस कांस्टेंट, वो आपको पता है। डेल्टा एच वेपरेशन पर मोल, एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन पर मोल है, ये पर मोल के हिसाब से, कभी कभी पर ग्राम में दी होती है, विच इज योर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब 1 ग्राम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट लगी, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। 1 मोल को कितनी लगी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा एच वेपराइजेशन हमेशा, जितने भी आपने डेल्टा एच टर्म्स पढ़ी ना, 1 मोल के हिसाब से होती है। डेल्टा एच फ्यूजन, 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट लगी, ठीक है। ऐसा अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया, लेकिन अगर आपको ये पर मोल की पर ग्राम में दिया है तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, पर मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, 1 ग्राम के लिए लगी एलबी और मॉलिक्यूलर वेट के लिए कितनी लगेगी, मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट के साथ m1, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन रहेगा, वो यहाँ पे भरोगे सीधा जी, ठीक है जी। यानी कि अगर आप एलबी देखो, एलबी इंटू m1 देखो, यहाँ पे एलबी इंटू m1 कट जाएगा, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, आर टी नॉट स्क्वायर एलबी 1000 m1 हो जाएगा उस इक्वेशन में से, ठीक है जी। तो इक्वेशन अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, अगर एलबी की टर्म में लिखनी हो, आर टी नॉट स्क्वायर एलबी इंटू 1000, ये बन जाएगी इक्वेशन। क्लियर है भाई साहब, ठीक है। अब ये सिमिलर इक्वेशन यहाँ पे है,
ठीक। सिमिलर बस डेल्टा एच वेपराइजेशन की जगह क्या लिख देना, डेल्टा एच फ्यूजन लिख देना, के एफ लिख देना। ठीक। आगे डी एफ नॉट क्या जी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर मोल है। अगर पर ग्राम में दी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसमें होती है, पर ग्राम में होती है। यूनिट देख लेना किसमें दी, पर ग्राम में दिया है, पर मोल में दिया। अगर पर मोल पर ग्राम में, यहाँ पे पर मोल ही भरना सीधा। अगर पर ग्राम में दिया उसको पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई करो, तो फिर ये निकालो, फिर यहाँ पे भरो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दो के एफ के लिए टर्म्स हो सकती हैं। अभी मैं इसका रिलेशन करवाता हूँ आपको। आपको आया कहाँ से है ये, इसकी डेरिवेशन अब अगले लेक्चर में दे रहा हूँ, इसकी कर लेंगे, इसकी अल्टीमेटली सिमिलर लाइंस पे चलेगी। कभी कभी डेल्टा आपको क्या दिया हो सकता है, डेल्टा एच फ्यूजन निकाल, सीधा नहीं दिया हो सकता। डेल्टा एच फ्यूजन क्या दिया हो सकता है, डेल्टा एच फ्यूजन में क्या होगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन, सीधा सब्लाइम कर गया सॉलिड से, माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन, दोनों दिया होगा, ये आप याद रख लो। ठीक है, ये दिया, ये नहीं दिया होगा, ये दोनों दिए होंगे, बोलेंगे निकाल दो भाई साहब डेल्टा टी एफ। ठीक है, डेल्टा टी एफ निकालने से पहले आपको पता के एफ निकालना, मोलैलिटी पता होगी आपको, के एफ निकालना पड़ेगा। के एफ निकालो, के एफ क्या दिया, डेल्टा एच फ्यूजन चाहिए, वो आपको दिया नहीं, पर ये दोनों चीजें दी हैं, इन दोनों को माइनस करो, डेल्टा एच आ जाएगा, फिर आगे क्वेश्चन चल पड़ेगा। सौखा है, इजी है। यूनिट का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर एक कैलोरी हो दूसरी भी कैलोरी में, अगर एक जॉल में जॉल में हो, अगर यहाँ पे कैलोरी यूज किया तो आर भी कैलोरी वाली वैल्यू 1.98। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन सौखे हैं। तो M1 यहाँ पे ध्यान रखना, M है M1 इधर क्या है जी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये मोलैलिटी है छोटा m ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन कराता हूं। एक चीज जो आप देख सकते हो भाई साहब, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, केबी और एम के ऊपर, मोलैलिटी के ऊपर। मोलैलिटी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि डेल्टा टीबी क्या होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। केबी तो एक कांस्टेंट है ना, केबी देखो एक्चुअली क्या है, केबी में क्या चीज है, एक आर है, टी नॉट है। टी नॉट क्या होता है, एक लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, डेल्टा वेपरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये सारी टर्म तो इसके लिए केबी तो कांस्टेंट ही बना ना मिलके, अब बोलिए उसको फिर कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इस चीज को यहाँ पे फिल करता हूं तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किनमें ज्यादा आएगा, जिनका बॉइल, क्योंकि टी नॉट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ऊपर डायरेक्टली, जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यानी कि दो लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट में क्या बोलते हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देखने को मिलेगा, किस सॉल्वेंट में, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई था। ठीक है, और दूसरा जिसका डेल्टा वेपराइजेशन क्या होगा, कम होगा, लो है डेल्टा वेपराइजेशन एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये दिख रहा है ना, डिनोमिनेटर में आएगा ना, पर करो। सिमिलरली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कहां पे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा देखने को मिलेगी, अगर आप दो अलग अलग सॉल्वेंट चूज करो, कहां पे ज्यादा देखने को मिलेगी, जिस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हाई होगा उसमें डिप्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और जिसका डेल्टा एच फ्यूजन क्या हो, कम हो, उसको हीट कम लगे फ्यूज होने में, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई, यानी हाई टेम्परेचर पे वो फ्रीज कर गया। ठीक है, यही है, क्लियर हो गया। यहां से दो चीजें पता लग सकती हैं आपको सामने घटाक से। अब आगे मैं इसकी डेरिवेशन आपको कराता हूं, जिनको तो इंटरेस्ट है कि हाँ ये रिलेशन आया कैसे, वो लेक्चर देख सकते हैं। अदरवाइज क्योंकि वहां से भी कुछ रिलेशन बनते हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू। हाँ जी, अगला जो है, टू डिटरमिन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम डेल्टा टीबी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक क्वेश्चन है भी सिंपल सा क्वेश्चन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताओ जी, वो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, देखो ये कांस्टेंट है। ठीक है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलैलिटी के ऊपर। मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्लियर हो गया बात। ठीक है, तो आगे चीज जो हमारे पास क्या आ जाती है, तो उसकी जगह तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है तो आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा। दैट्स इट, सिंपल सी बात। अब हम करते हैं मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हमने बोला था जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं उससे आप क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक है जी, ये सारा कुछ मेंशन कर दिया मैंने। ठीक, अब N2 क्या होगा, W2/M2, W2/M2
और देखो क्वेश्चन, अगर आप अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा टी बी के बी W2 बाय M2 1000 बाय W1, अगर आपको डेल्टा टी बी पता हो, बाकी सारा कुछ पता हो, तो आप क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। ठीक है भाई साहब, क्लियर है, हो गया, इजी है, कुछ नहीं किया आपने। अब सिमिलर आ जाएगी एक्सप्रेशन फ्रॉम डेल्टा टी एफ, बिल्कुल सेम रिलेशन चलेगा क्योंकि सेम ही सब कुछ था। यहाँ पे एफ आ जाएगा, अब यहाँ पे के एफ आ जाएगा, यहाँ पे भी टी एफ आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे चलते गए बाकी सारा कुछ सेम। यहाँ पे डेल्टा टी एफ आ जाएगा, यहाँ पे के एफ आ जाएगा। तो क्या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है भाई साहब, कहता जी वो है क्या है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, क्योंकि किसके डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलैलिटी के ऊपर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हाँ एक बात याद रखना भाई साहब, पहले बोल रहा हूँ, ये डेल्टा टी बी हो गया, ये डेल्टा टी एफ हो गया, अभी आपने किया था आर टी नॉट स्केयर बाय डेल्टा एच वेपराइजेशन इंटू 1000 ऊपर M1 इंटू M, ये आ गया ना, ये KB है। तो देखो इट डिपेंड्स अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, बट नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है जी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हर सॉल्वेंट का चेंज होगा ना, जो ऐसे ये भी किसके ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये बात ध्यान से नोट करने वाली, लिखा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। ओके, अब कुछ और रिलेशन है, इसकी डेरिवेशन मैंने आपको नहीं करवाई, मैंने जरूरत होगी तो कर लेंगे, यार ऐसे जरूरत नहीं पड़नी। ठीक है, ऐसे बिना बात के अपने सर पे टेंशन लेनी। ठीक, इजी सी है, बट क्लॉजेस क्लैपेरन इक्वेशन से आती है, मैंने करानी नहीं है, जब डेलिबरेटली नहीं करानी। ठीक है, ध्यान दिमाग नहीं खराब करना। इज इट ओके, बात क्लियर हो गई। अब और क्या करना था हमने, अब रह गए मेथड टू डिटरमिन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, मेथड डिटरमिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मेथड डिटरमिनेशन रिलेटिव लॉगिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, वो करेंगे सब मेथड, वो एक ही लेक्चर के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, एक अलग अलग से लेक्चर हर एक प्रोसेस के लिए, वो हर एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। अब आगे क्या है हमारे पास, ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो करो। हाँ जी भाई साहब, एक चीज मैंने बोली थी, हाँ यहाँ पे एक चीज डिस्कस कर देते हैं, वो अलग से लेक्चर उसका बनाता हूँ, रुक जाओ जरा छोटा सा।